नमस्कार साथियों, मैं कमलेश चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का ब्राइट एग्रो क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं अपनी सब्जेक्ट थी एक्सकॉम, जिसकी आपकी एग्ज़ाम आने वाली है। इसकी अपन चर्चा करेंगे और कंप्लीट टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। जितने भी अपने 18 के लगभग टॉपिक है जो अपनी एक्सकॉम सब्जेक्ट है, रूरल सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, इसमें टोटल कितने टॉपिक है अपने लगभग 18 टॉपिक है। उनकी अपन आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। आज की क्लास अपनी रहने वाली है मैराथन क्लास। और अगर कोई स्टूडेंट चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हर नोटिफिकेशन आप सभी के पास में आए। कोई भी अपन एग्रीकल्चर से रिलेटेड, बीएससी से रिलेटेड, कोई भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी वीडियो डाले तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले आए। तो साथियों, आज अपन एक्सकॉम सब्जेक्ट की बात करेंगे। इसके पहले अपन बहुत सारी जो अपनी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर की सब्जेक्ट थी उन सभी की मैराथन क्लास में चर्चा की है। और साथियों, इसके साथ ही मैं बता देता हूं, अपने जो फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर आएगा, ये आपकी एग्ज़ाम चल रही है। अब इसके बाद में जो फर्स्ट ईयर का सेकंड सेमेस्टर आएगा उसकी क्लासेस आपके ऐप पर स्टार्ट हो गई है। ऐप पर पूरी प्री पीजी के आधारित, प्री पीजी पर आधारित पूरी क्लासेस होगी। संपूर्ण प्री पीजी हो चाहे आगे कोई भी आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना चाहते हो, चाहे कोई भी हो, वो चाहे AA हो सकती है, AO हो सकती है, उन सभी एग्ज़ाम्स की भी अपन तैयारी करवाएंगे सेमेस्टर के साथ साथ में। तो वो कोर्स स्टार्ट हो गया है फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर का। आपकी जैसे ही एग्ज़ाम का ख़त्म होती है, या अभी तो ऑफ़र भी चल रहा है, इस ऑफ़र में भी आप उसको परचेज कर सकते हो साथियों। और नंबर मैं आपको बता देता हूँ 8690596638। इन नंबरों पर आप कॉल या मैसेज कर देना। आपको मैं और भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे रिलेटेड वो सारी बता दूंगा मैं साथियों। अब इसके बाद में देखिए, सबसे पहले टॉपिक की अपन चर्चा करते हैं साथियों। अपनी जो सब्जेक्ट है उसका टाइटल क्या है? उस सब्जेक्ट का टाइटल है रूरल सोशियोलॉजी एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसमें अपने को पढ़ना है जो ग्रामीण, मतलब जो गांवों का होता है, गांवों का क्या कल्चर होता है, और गांवों तक जो अपनी गांवों का अध्ययन क्यों करेंगे। इसमें सबसे पहले मेन बात ये आती है कि अपनी तो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में अपन गांवों का अध्ययन क्यों करते हैं साथियों? गांवों का अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि गाँवों तक अपने को कोई भी तकनीक, अगर कोई भी टेक्नोलॉजी पहुँचानी है तो उनकी क्या धारणा रहती है, क्या सोच रहती है, क्या वहाँ का माहौल रहता है, क्या इन्वायरमेंट रहता है, किस प्रकार से वो कार्य करते हैं, इन सभी की जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है? रूरल सोशियोलॉजी से। किससे? ग्रामीण समाजशास्त्र से या रूरल सोशियोलॉजी से। और इस सब्जेक्ट में अपने को ऐसे भी नहीं है कि कोई टॉपिक रटने के हैं, ओनली समझने के हैं। स्टूडेंट्स को इसकी लैंग्वेज तो हार्ड लगती होगी, पर लैंग्वेज इसकी हार्ड नहीं है। और जो बाकी आपके जो साथी हैं उनको आप एक तो शेयर नहीं करते क्लास, तो ज़्यादा से ज़्यादा सभी स्टूडेंट्स के पास में इस क्लास को शेयर किया करो साथियों। तो सबसे पहले टॉपिक की अपन चर्चा कर लेते हैं कि सोशियोलॉजी क्या है, और इसके बाद में रूरल सोशियोलॉजी क्या है। मतलब दो वर्ड है, एक तो समाज शास्त्र, एक ग्रामीण समाज शास्त्र। एक तो क्या है? समाज शास्त्र, और एक क्या है? ग्रामीण समाज शास्त्र। देखो, समाज शास्त्र की डेफिनेशन देखो, लोगों के व्यवहार में उनके सामाजिक समूहों में अंतर संबंध पाया जाता है, उसका विस्तृत और व्यवस्थित अध्ययन ही क्या कहलाता है? समाज शास्त्र। मतलब समाज में जो लोग उपस्थित होते हैं, समाज में जो लोग उपस्थित होते हैं उनमें आपस में उन लोगों के संबंध का जो अध्ययन किया जाता है, उन लोगों के मध्य जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, उनका जो अध्ययन होता है, उसी को क्या कहते हैं? व्यवस्थित अध्ययन को ही क्या कहते हैं? समाज शास्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? समाज शास्त्र कहते हैं। चाहे वो सोशल ग्रुप्स हो, चाहे सोशल मतलब समाज में उपस्थित लोग हो, उनके जो रिलेशन का अध्ययन करते हैं वो किस में करते हैं? समाज शास्त्र में करते हैं। अब इसके बाद में देखो, रूरल सोशियोलॉजी क्या है? रूरल सोशियोलॉजी है, रूरल सोशियोलॉजी की डेफिनेशन देखो, ग्रामीण समाज शास्त्र, मतलब वो ही अपन अध्ययन करते हैं। मतलब इसमें किसका करते हैं? जो ग्रामीण एक तो परिवेश होता है और जो लोग होते हैं, इन दोनों के मध्य जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रकार के जो संबंध है उनका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। देखो, जो ग्रामीण समाजशास्त्र सिद्धांतों के अकॉर्डिंग सुव्यवस्थित क्या है? ये सुव्यवस्थित नॉलेज है एक, जिसमें ग्रामीण वातावरण और लोगों के मानव संबंधों का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अब इसके बाद में देखो, स्कोप ऑफ
रूरल सोशियोलॉजी। अब बात आती है कि इसका क्या भविष्य है, मतलब जो अपन रूरल सोशियोलॉजी पढ़ते हैं इसका क्या स्कोप है या क्या भविष्य है। सबसे पहले देखो, ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तु, मतलब ये ग्रामीण समाजशास्त्र या रूरल सोशियोलॉजी के लिए क्या है, सब्जेक्ट मैटर है। क्या है साथियों, सब्जेक्ट मैटर है। देखो इसमें सबसे पहले ग्रामीण लोगों के साथ में बातचीत की जाती है और उनके सामाजिक ज्ञान को क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है। मतलब सबसे पहली चीज आ जाएगी ग्रामीण समाजशास्त्र की क्या है, विषय वस्तु है। क्या है, विषय वस्तु है रूरल सोशियोलॉजी, जिसमें अपन लोगों के साथ में बातचीत करते हैं और उनका जो नॉलेज है उसका क्या करते हैं, उसका पता लगाते हैं, नॉलेज का, उनकी क्या सोच है, क्या उनका बिहेवियर है, उसका पता लगाते हैं। फिर इसके बाद में देखो ग्रामीण समाजशास्त्र के अनुसंधान में, मतलब जो गाँवों में जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती है, गाँवों में विभिन्न प्रकार की, चाहे वो एग्रीकल्चर के फील्ड में हो चाहे अदर फील्ड में हो, गाँवों में जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती है उनका क्या किया जाता है, उन पर रिसर्च की जाती है कि क्या ऐसी समस्याएं अवेलेबल है गाँवों में, तो उनकी क्या की जाती है, रिसर्च की जाती है। फिर इसके बाद में है, अब समस्याओं का क्या कर लिया अपन ने, समस्याओं का पता लगा लिया कि ये समस्याएं ग्रामीण इलाकों में क्या है, मौजूद है, तो तीसरी स्टेप में क्या करते हैं, जो ग्रामीण समाज में जो समस्याएं व्याप्त है उनका क्या किया जाता है, हल किया जाता है। क्या किया जाता है साथियों, हल किया जाता है। पहली चीज क्या थी, ग्रामीण में गांवों में जो उपस्थित लोग हैं उनसे क्या की जाती है, बातचीत की जाती है। फिर उस बातचीत के आधार पर रिसर्च करके उनकी समस्याओं का पता लगाया जाता है। और थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, थर्ड स्टेप में जो भी समस्याएं थी उन समस्याओं का क्या करते हैं, हल करते हैं, समाधान करते हैं। तो ये 3 क्षेत्रों में क्या है, रूरल सोशियोलॉजी का स्कोप है साथियों। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ रूरल सोशियोलॉजी इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। सबसे पहले इस टर्म को समझिए, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या होता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या होता है। देखो एक्सटेंशन लैटिन भाषा का शब्द है, पूछ भी लिया जाता है आपको कभी कभी। एक्सटेंशन लैटिन भाषा का शब्द है, दो वर्डों से मिलकर बना है, एक्स प्लस टेंशन। किससे, एक्स प्लस टेंशन। एक्स का मतलब होता है आउट, क्या होता है, आउट, बाहर की तरफ, और टेंशन का मतलब क्या होता है, स्ट्रेचिंग। क्या होता है, स्ट्रेचिंग, मतलब बाहर की ओर खींचना। क्या होता है, टोटल मीनिंग की बात करें तो बाहर की ओर खींचना। अब देखिए रूरल सोशियोलॉजी इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। अब रूरल सोशियोलॉजी में अपन ने अभी डेफिनेशन की बात की थी, रूरल सोशियोलॉजी में अपन करते हैं जो गांव होते हैं, गांव में जो लोग उपस्थित होते हैं उनके ज्ञान का अध्ययन करते हैं, उनकी समस्याओं का अध्ययन करते हैं, मतलब ग्रामीण परिवेश का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं रूरल सोशियोलॉजी में। अब उसका अध्ययन कर लिया तो वो अध्ययन जो अपन ने किया उसका एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या इंपॉर्टेंस है। अब साथियों समझिए इस चीज को, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, आउट स्ट्रेचिंग, मतलब बाहर की ओर। अब देखो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मतलब होता है कृषि प्रसार शिक्षा। क्या होती है, कृषि प्रसार शिक्षा। ये होती है कि अपन ने कोई भी टेक्नोलॉजी, कोई भी रिसर्च अनुसंधान में मान लो, कोई भी केवीके में मान लो, कोई भी यूनिवर्सिटी में मान लो, कोई भी रिसर्च की जाती है, उस रिसर्च को कहां तक पहुंचाना, गांवों तक पहुंचाना। गांवों तक कब पहुंचा पाएंगे अपन, ग्रामीण इलाकों तक कब पहुंचा पाएंगे, जब अपने को रूरल सोशियोलॉजी के रूप में ज्ञान होगा। मतलब रूरल सोशियोलॉजी का या ग्रामीण समाजशास्त्र का अगर ज्ञान नहीं है अपने को, तो अपन कोई भी टेक्नोलॉजी है वो गाँवों में नहीं पहुंचा सकते। कैसे, जैसे मान लो अब ग्रामीण इलाकों में अपने को पता है कि इस इलाके में कि लोगों की ये थॉट बनी हुई है कि अपने को तो नई जो वैरायटियां हैं वो नहीं उगानी है, पारंपरिक ही उगानी है। तो उनकी थॉट को अपन पहचानेंगे पहले और उसका क्या समाधान हो सकता है, समाधान करेंगे। तो ये क्या है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में क्या है, महत्व है। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का मतलब होता है गाँवों तक शिक्षा को पहुँचाना। कौन सी को, कृषि शिक्षा को पहुँचाना। तो इसमें ग्रामीण समाजशास्त्र का क्या है, ग्रामीण समाजशास्त्र का नॉलेज होगा तभी तो कृषि शिक्षा को पहुंचा पाएंगे वहां पर। तो ये है मेनली। और अब इसके पॉइंटों की अपन चर्चा करते हैं।
अब देखिए साथियों, आगे की ओर पॉइंटों को देखते हैं। पहला आता है ग्रामीण विकास, मतलब समाजशास्त्र की कृषि विस्तार में क्या महत्व है। पहला महत्व यही है कि गांवों का क्या हो जाता है, विकास। पहला महत्व क्या आ जाएगा, ग्रामीण विकास, क्योंकि ग्रामीण समाजशास्त्र है, इससे कृषि विस्तार से क्या मिलती है, कृषि विस्तार में आसानी होती है। आसानी होगी, नई नई टेक्नोलॉजी गाँवों में जाएगी और गाँवों में प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो सीधा सा मतलब है कि गाँवों का क्या होगा, विकास। तो पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, ग्रामीण विकास। फिर इसके बाद में दूसरा जाएगा विस्तार शिक्षा का जो कर्मचारी परिवर्तन जो एजेंट है, मतलब जो कर्मचारी है विस्तार शिक्षा का या एक्सटेंशन एजुकेशन का जो कर्मचारी है वो क्या कहलाता है, परिवर्तन एजेंट। परिवर्तन एजेंट कहलाता है। अब परिवर्तन एजेंट को गांवों की संस्कृति के बारे में ग्रामीण समाजशास्त्र से ही तो पता करेगा कि गांवों की क्या संस्कृति है, क्या उनके विचार है, क्या उनकी थॉट है। तो उसके अकॉर्डिंग जो विस्तार शिक्षा का जो कर्मचारी है उसको क्या मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है, किससे, रूरल सोशियोलॉजी से। फिर इसके बाद में है नेक्स्ट पॉइंट, कभी कभी परिवर्तन एजेंट, मतलब जो अपने एक्सटेंशन एजुकेशन, सीधा सा मतलब समझिए गाँवों में जो रिसर्च अनुसंधानों में जो रिसर्च होती है उसको गाँवों तक पहुँचाने वाला क्या कहलाता है, परिवर्तन एजेंट। अब देखो, ग्रामीण समुदाय के साथ में काम करते समय पैटर्न की स्थापना नहीं कर पाता। जैसे मान लो अगर उसको ग्रामीण समाजशास्त्र का पता नहीं होगा, नॉलेज नहीं होगी, तो वो उस प्रकार से वर्क नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको उनसे बोलचाल में कोई संबंध ही नहीं है उनका, क्योंकि उसको नहीं पता है कि इनकी थॉट क्या है और ये किस बारे में सोचते हैं, कैसी ये सोच रखते हैं, कैसा इनका बिहेवियर है। इन सभी चीज़ों का नॉलेज कहाँ से मिलेगा परिवर्तन एजेंट को, ग्रामीण समाजशास्त्र से। फिर इसके बाद में देखो, ग्रामीण समाजशास्त्र का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि समाज के लोगों के मूल्य प्राणी को आरोपित करना है और उसके ज्ञान, व्यवहार और सोच का क्या करना है, बदलाव करना है। देखो, ग्रामीण समाजशास्त्र का एक मुख्य उद्देश्य और क्या है कि गांवों की जो सोच बन रखी है, जैसे मान लो जो ट्रेडिशनल सोच बन रखी है उसको बदलना भी क्या है, ग्रामीण समाजशास्त्र का क्या है, महत्व है। फिर इसके बाद में देखो, ग्रामीण समाजशास्त्र एक महत्वपूर्ण उद्देश्य और ग्रामीण लोगों में लीडर की खोज करना, मतलब रूरल सोशियोलॉजी में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट काम होता है कि रूरल सोशियोलॉजी के द्वारा ही अपन गाँवों में लीडर की क्या करते हैं, खोज करते हैं। सही। इसके बाद में देखो, विकास के लिए रूपरेखा तैयार करना। अगर डेवलपमेंट के लिए जैसे मान लो अपने को कोई रूपरेखा तैयार करनी है, ग्रामीण इलाकों में क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, तो डेवलपमेंट कब कर पाएंगे, जब अपने को गाँवों के बारे में नॉलेज होगी कि यहाँ पर क्या समस्याएं हैं, क्या नहीं है। उनके आधार पर रूपरेखा तैयार करते हैं, किसकी, कृषि विकास की या ग्रामीण विकास की रूपरेखा तैयार करते हैं। सही। अब ये अपने क्या थे, मेन क्या थे, इंपॉर्टेंस थे किसके, रूरल सोशियोलॉजी के एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में। आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। अब देख लो समाज की डेफिनेशन, कि समाज क्या होता है, डेफिनेशन आपको पूछी जाती है इसकी। लोगों का एक समूह होता है जो कि सामूहिक गतिविधियों के लिए एक दूसरे से कम या अधिक से अधिक परस्पर क्या रखते हैं, संबंध रखते हैं। लोगों का एक समूह होता है जो आपस में कम से कम या अधिक से अधिक क्या रखते हैं, परस्पर संबंध रखते हैं। तो इस ग्रुप को किस नाम से जाना जाता है, इस ग्रुप को जाना जाता है साथियों किस नाम से, समाज के नाम से या सोशल के नाम से। पहला टॉपिक अपना कंप्लीट होता है। सेकंड टॉपिक की ओर चलते हैं। सेकंड टॉपिक है अपना सोशल इकोलॉजी। सोशल इकोलॉजी को समझना साथियों, सोशल इकोलॉजी। अब इसमें है सोशल इकोलॉजी का मतलब ध्यान से कॉन्सेप्ट समझ जाना है। इसमें जब कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो रीडिंग लगाकर आप बढ़िया से बढ़िया एग्जाम में कर सकते हो। देखो, सोशल इकोलॉजी क्या होती है, सोशल इकोलॉजी होती है जैसे कोई समाज है। अब समाज का उसके परिवेश, मतलब उसका जो वातावरण है, जो परिवेश है वहाँ का, उसके और लोगों के मध्य जो संबंध होता है, लोगों के मध्य जो संबंध होता है, इसी को क्या कहते हैं, सोशल इकोलॉजी। क्या कहते हैं, सोशल इकोलॉजी। देखो, सामाजिक पारिस्थितिकी किसी समुदाय में मानव और मानव संस्थानों के मध्य जो संबंध होता है और संबंधों का जो क्षेत्रीय जो प्रतिमान जो अध्ययन है, उसी को क्या कहते हैं, सोशल इकोलॉजी। मतलब
मतलब जो एक तो मानव है, समाज में उपस्थित मानव है, मानव और उसका परिवेश के मध्य जो संबंध का जो अध्ययन होता है उसी को किस नाम से जाना जाता है? सोशल इकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में देखिए आगे की ओर, आगे है सामाजिक पारिस्थितिकी या सोशल इकोलॉजी की विशेषताएं। पहली विशेषताएं हैं इसके तहत मानव और उनके पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें किसके अंतर्गत? सोशल इकोलॉजी में मानव और उसके पर्यावरण का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है या स्टडी की जाती है। नेक्स्ट है यह एक निश्चित क्षेत्र में रहने वाली आबादी के संगठन का क्या है? संगठन के अध्ययन की क्या है विशेषता है? मतलब एक निश्चित क्षेत्र में जो भी आबादी रहती है उसके अध्ययन का, उसके जो निश्चित एक क्षेत्र में रहने वाला जो संगठन है उसका क्या है, उसका अध्ययन अपन कर सकते हैं उस आबादी का, किसके अंतर्गत? सोशल इकोलॉजी के अंतर्गत। इसके बाद में है इसमें पर्यावरण और सांस्कृतिक कारकों के मध्य जो संबंध होता है इसका भी क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। मतलब जो पर्यावरण है इसमें कौन कौन से होते हैं? एक तो पर्यावरण और एक सांस्कृतिक जो कारक होते हैं इनके मध्य संबंधों का भी क्या करते हैं? स्टडी करते हैं या अध्ययन करते हैं। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंस क्या है? नेक्स्ट है यह मानव पर भौगोलिक और सामाजिक सांस्कृतिक कारकों के प्रभाव का क्या करता है? अध्ययन करता है। मतलब मानव पर जो भी भौगोलिक और सामाजिक जो सांस्कृतिक कारक है इनका क्या प्रभाव पड़ता है? मतलब एक तो भौगोलिक कारक, एक सांस्कृतिक, सामाजिक सांस्कृतिक कारकों का क्या प्रभाव पड़ता है मानव पर, इसका क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। इसकी विशेषता समुदाय की संरचना और गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए भी शामिल है। मतलब इसकी जो विशेषताएं हैं वो समुदाय की चाहे संरचना हो और उसकी गतिशीलता हो, इसका भी क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अगर मोटे तौर पर अगर देखें तो सोशल इकोलॉजी में अपन एक परिवेश का, जो समाज रहता है उसके परिवेश का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। उनमें जो उपस्थित जो संबंध होते हैं उनका क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। इसके बाद में देखिए आगे की ओर इसकी हिस्ट्री है। हिस्ट्री आपको ज़्यादातर पूछी नहीं जाती है, फिर भी एक बार रीडिंग आप लगा लेना, और वैसे मेनली पूछा जाएगा तो सोशल इकोलॉजी पर आपको टिप्पणी पूछी जाएगी। इसके बाद में देखिए आगे की ओर इसके उद्देश्य क्या है? मतलब अपन जो सोशल इकोलॉजी पढ़ते हैं इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जैव विविधता का संरक्षण करना। क्या होता है? जैव विविधता का संरक्षण करना। संरक्षण कैसे? जैसे जैव विविधता क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी, मतलब जीवों में जो विभिन्नता होती है उसका संरक्षण करना भी सोशल इकोलॉजी का क्या है? इंपॉर्टेंस है। और पारिस्थितिकी तंत्र पर समाज के विकास को कम करना, मतलब पारिस्थितिकी तंत्र पर जो समाज का विकास हो रहा है इसको कम करना इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। और पर्यावरण के प्रति रचनात्मक जो जागरूकता लाना है वो भी इसका क्या है? मुख्य उद्देश्य है। मतलब जो अपना पर्यावरण है उसके प्रति सचेत करना या जागरूक करना भी सोशल इकोलॉजी का क्या है? इंपॉर्टेंस है। फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है रूरल सोसाइटी। क्या है? रूरल सोसाइटी या ग्रामीण समाज। मतलब ग्रामीण समाज क्या होता है? मतलब आपने गाँव में देखा होगा एक समाज होता है, लोगों का एक समूह होता है जिसको किस नाम से जानते हैं? सोसाइटी के नाम से या समाज के नाम से जाना जाता है। अब देखो रूरल सोसाइटी क्या होती है? रूरल सोसाइटी देखो वह समाज जिसके मुख्य कार्य खेती व लघु कुटीर उद्योग से है। मतलब एक समाज है जिसका मुख्य कार्य क्या है? खेती व लघु कुटीर उद्योग है। मतलब क्या है? रूरल सोसाइटी पूछ रहे हैं यहाँ पर, सोसाइटी नहीं पूछ रहे हैं, ओनली क्या पूछ रहा है? रूरल सोसाइटी। तो रूरल सोसाइटी क्या होती है? एक प्रकार का समाज होता है जिसका मुख्य कार्य खेती करना और लघु कुटीर उद्योग करना है, लघु कुटीर उद्योगों पर कार्य करना है। और जनसंख्या घनत्व क्या होता है? वहाँ पर कम होता है। यही क्या कहलाता है? ग्रामीण समाज कहलाता है। मतलब जहाँ की पॉपुलेशन क्या करती हो? जहाँ की पॉपुलेशन क्या हो? कम हो, पॉपुलेशन का घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी कम हो, और वहाँ के जो भी मानव वगैरह हैं वो क्या करते हो? वो खेती करते हो और लघु कुटीर उद्योग से रिलेटेड हो, तो इनको किस नाम से जाना जाता है? इस सोसाइटी को किस नाम से जाना जाता है? रूरल सोसाइटी के नाम से जाना जाता है।
अब देखो कि जो ग्रामीण समाज है, जो रूरल सोसाइटी है, इसके मुख्य लक्षण क्या है। मुख्य लक्षण में पहले आता है कि कृषि मुख्य आर्थिक गतिविधि, मतलब इसमें आता है कि जो भी जहाँ के जो लोग होते हैं, रूरल सोसाइटी के जो लोग होते हैं, उनके जो सदस्य होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका मुख्य व्यवसाय क्या होता है, कृषि होता है। क्या होता है, कृषि होता है, पहली विशेषता हो गई। फिर है जाति गांव का प्रमुख संस्थान है। मतलब साथियों आप सभी को पता है कि जो समाज होता है वो अलग अलग जातियों में बटा होता है। क्या होता है, अपने जो गांव होते हैं वो अलग अलग जातियों में बटे होते हैं। तो वहाँ पर जो गाँव में है जातियों का प्रकोप क्या रहता है, अधिक रहता है। मतलब जातियों के आधार पर डिवाइडेड होता है जो रूरल सोसाइटी होती है वो। फिर होती है धार्मिक संरचना। क्या होती है, धार्मिक संरचना, मतलब गाँव में अपन देखते हैं, रूरल सोसाइटी में देखते हैं तो धर्म के आधार पर मान लो, जाति के आधार पर मान लो, इनके आधार पर लोग क्या होते हैं, प्रदर्शित होते हैं या उनको प्रदर्शित किया जाता है। फिर इसके बाद में आता है प्रत्येक गांव क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं और गांव में जो बस्तियां होती है वो परंपराओं से क्या होती है, संचालित होती है। ग्रामीण जो समाज होता है वो क्या होता है, आत्मनिर्भर रहता है और वे सादगी से जीवन यापन करना चाहते हैं और जनसंख्या घनत्व कम रहता है और घर क्या रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। क्या रहते हैं, दूर दूर रहते हैं। ये अपने क्या थे, रूरल सोसाइटी की डेफिनेशन और रूरल सोसाइटी के लक्षण थे। अब इसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके अंतर है जो कि आपको ज़्यादातर पूछा जाता है। देखो अंतर किसके बीच में है, अंतर है ग्रामीण समुदाय के बीच में और शहरी समुदाय के बीच में। मतलब एक तो रूरल सोसाइटी आ जाएगी और एक क्या आ जाएगा, अर्बन सोसाइटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी, एक तो अर्बन सोसाइटी, एक आ जाएगी रूरल सोसाइटी। अब देखो सबसे पहले व्यवसाय के आधार पर, व्यवसाय के आधार पर ग्रामीण समुदाय और शहरी समुदाय को क्या करना है, अलग करना है। पहला देखो, सबसे पहला आ जाएगा कि व्यवसाय जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में आप सभी को पता है, अभी मैंने बताया था कि कृषि और कृषि से संबंधित जो भी कार्य होते हैं उन पर निर्भर रहता है। मतलब जो ग्रामीण समुदाय होता है उसमें मुख्यतः क्या करते हैं, कृषि पर आधारित होते हैं। जो ग्रामीण समुदाय होता है उनका मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है। और यहाँ पर क्या होता है, द्वितीयक व्यवसाय होता है। क्या होता है, द्वितीयक व्यवसाय होता है। मतलब इनका रॉ मटेरियल यूज करके और ये क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो इनका क्या है, द्वितीयक व्यवसाय है। फिर बात करें जनसंख्या, जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होती है, कम होती है और शहरी क्षेत्रों में क्या होती है साथियों, अधिक होती है। तो जनसंख्या के आधार पर इनका क्या हो गया, वर्गीकरण हो गया। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट अपने हैं वातावरण के आधार पर। क्या होता है, वातावरण के आधार पर। आपको पता है जो ग्रामीण समुदाय होता है इनका जो वातावरण होता है वो क्या होता है, प्राकृतिक। मतलब जीवन की बात करें तो इनका प्राकृतिक और सादा होता है। ये आपने देखा होगा कि जो भी अपने इनका जो ग्रामीण समुदाय होता है इनका जो भी मतलब परिवेश होता है वो क्या होता है, प्राकृतिक होता है। और जो शहरी समुदाय होते हैं ना, वहाँ पर क्या होता है, कृत्रिम होता है और ये सीधा साधा जीवन नहीं जीते हैं। गांवों के लोग तो क्या जीते हैं, सीधा साधा जीवन जीते हैं। मतलब प्राकृतिक और सादा होते हैं और ये क्या होते हैं, कृत्रिमता ज्यादा दिखाते हैं। शहरी लोग क्या होते हैं, कृत्रिमता ज्यादा दिखाते हैं और इनके जीवन में औपचारिकता या ऑफिशियली ज्यादा रहता है। मतलब ऑफिशियली वर्क और ऑफिशियली ज्यादा दिखाते हैं और कृत्रिमता रहता है। फिर इसके बाद में है परिवार। परिवार गांवों में आप देखते होंगे संयुक्त परिवार होते हैं और शहरी समुदाय में क्या होते हैं, एकांकी या एकल परिवार होते हैं। अब इसके बाद में देखिए मौसम और ऋतु। क्या आ जाएगा, मौसम और ऋतु। मौसम और ऋतु में समझिए, मतलब गांवों में अगर अपन देखें, मतलब अपने को यही है कि गांवों में और शहरों में क्या बताना है, अंतर बताना है। तो सबसे पहला आ जाएगा मौसम और ऋतु। मतलब ग्रामीण मनुष्यों के लिए मौसम और ऋतु बहुत ही क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण क्यों होता है, आप सभी को पता है जो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग होते हैं वो खेती पर निर्भर होते हैं और खेती में तो मौसम और ऋतु का क्या होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण
योगदान होता है। और इसमें इनके लिए कोई इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जो मौसम और ऋतु है। इसके बाद में है आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन सरल और सीधा होता है, मतलब इनका आर्थिक जीवन क्या होता है, सरल और सीधा होता है, और इनका आर्थिक जीवन अधिक होता है, ऊंचा होता है, मतलब ये पैसे वाले होते हैं, ये कम पैसे वाले होते हैं, सीधा सा मतलब ये समझ लो। फिर इसके बाद में है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण है भूतकाल और वर्तमान काल में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, मतलब जो ग्रामीण लोग होते हैं वो एक तो पास्ट में और प्रेजेंट में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, और ये जो शहरी लोग हैं ये एक तो प्रेजेंट में और एक फ्यूचर में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। प्रेजेंट में और फ्यूचर में क्या रखते हैं, ज़्यादा विश्वास रखते हैं। फिर आता है सोशल चेंज। क्या आता है, सोशल चेंज। ग्रामीण जीवन अधिक स्थिर होता है, मतलब इसमें स्थिर होता है, इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं आते हैं, और इस जीवन में ये जो अपना समुदाय है इसमें चेंजेस आते रहते हैं। फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है सोशल ग्रुप्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है सोशल ग्रुप्स कितने प्रकार के होते हैं और सोशल ग्रुप्स के बारे में। सबसे पहले देखो, मतलब सोशल ग्रुप्स किसे कहते हैं। सोशल ग्रुप्स कहते हैं कि दो या दो से अधिक जो लोग आपस में जुड़े होते हैं, एक इकाई के द्वारा दो या दो से अधिक लोग आपस में जुड़े हुए होते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ में पारस्परिक जो संबंध रखते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सोशल ग्रुप कहते हैं। मतलब दो या दो से अधिक लोग आपस में जुड़े होते हैं, उनमें पारस्परिक संबंध होते हैं, बातचीत होती है, और इसी को किस नाम से जाना जाता है, सोशल ग्रुप्स के नाम से जाना जाता है। सोशल ग्रुप की क्या विशेषता होती है, सोशल ग्रुप की क्या विशेषता होती है, तो पहला इसमें आ जाएगा सामाजिक समूहों के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों का होना आवश्यक है। मतलब एक सोशल जो ग्रुप्स होता है उसमें दो या दो से अधिक लोग होना जरूरी होते हैं। मतलब एक जो समाज का जो समूह होता है उसमें दो या दो से अधिक लोग होने क्या है, जरूरी है, और समूह में नियमों की प्रधानता के साथ साथ लागू होना चाहिए। मतलब जो सोशल जो ग्रुप होता है उसमें जो नियम होते हैं, नियमों की भी क्या करनी चाहिए, पालना करनी चाहिए। मतलब ग्रुप का एक रूल होता है कि जो अपने समाज में जो भी रूल है उनका भी क्या करना चाहिए, पालना करनी चाहिए। फिर नेक्स्ट आता है पारस्परिक संबंध में कई सामान्य हित उद्देश्य या विशेषता भी होनी जरूरी है। मतलब जो गाँव में जो समाज पाए जाते हैं, जो सोसाइटी पाई जाती है, अब उसमें आपस में संबंध भी होना क्या है, जरूरी है। सोशल ग्रुप्स में संबंध होना भी क्या है, जरूरी है। और कुछ समूह इस प्रकार के होते हैं कि इनमें व्यक्ति की सदस्यता ऐच्छिक रहती है। अगर व्यक्ति की इच्छा है तो उस ग्रुप का वो सदस्य हो सकता है, अगर इच्छा नहीं है तो वो मतलब कुछ तो ऐसे होता है अनैच्छिक, अगर इच्छा नहीं है तो वो रह सकता है, नहीं रह सकता। और अगर उसकी इच्छा है, मतलब एक तो होता है ऐच्छिक और एक होता है अनैच्छिक। अनैच्छिक में तो कि रहना ही पड़ेगा, और ऐच्छिक में क्या होता है, उसकी इच्छा हो तो रह लो या। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट आता है सामाजिक समूह निर्माण का कोई निश्चित आधार होना चाहिए। मतलब अगर मान लो जैसे अपन कोई भी सोशल ग्रुप बना रहे हैं, सोशल ग्रुप का मतलब समझ जाओ पहले। जैसे अपन कोई भी क्रिकेट खेलते हैं तो क्रिकेट के लिए जो एक ग्रुप बनाते हैं 10-11 बंदों का या 22 बंदों का जो ग्रुप बनाते हैं, वो जो ग्रुप होता है 22 लोगों का जो समूह होता है वो किस आधार पर होता है, क्रिकेट के मैच के आधार पर। किस आधार पर, क्रिकेट के मैच के आधार पर होता है। तो मैच के आधार पर, मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो भी अपना सोशल ग्रुप होता है उसका एक आधार होना चाहिए, किस आधार पर वो बन रहा है। फिर इसके बाद में है सामाजिक समूह में सभी व्यक्तियों की प्रधानता दी जानी चाहिए। मतलब सामाजिक समूह में सभी, जैसे एक ग्रुप है ना, एक ग्रुप में 20 सदस्य हैं तो 20 के 20 को क्या देनी चाहिए, प्रधानता देनी चाहिए। ऐसे नहीं कि एक को दबाया जा रहा है, 19 को उठाया जा रहा है, किसी को उठाया, सभी को समान रूप से बिहेवियर करना चाहिए। फिर आता है सामाजिक समूह में धर्मनिरपेक्षता की भावना होनी चाहिए। मतलब किसी धर्म के प्रति वैसे नहीं कि धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। ऐसे नहीं कि एक धर्म को बढ़ावा दिया जा रहा है, दूसरों को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। तो सभी धर्म क्या मानने चाहिए, बराबर मानने चाहिए एक ग्रुप में। अब इसके बाद में है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ सोशल ग्रुप।
मतलब अब अपने को देखना है कि जो रिश्तों के आधार पर जो अपने समूह बांटते हैं उनको अपन देखते हैं। सबसे पहला आता है प्राथमिक समूह। कौन सा आता है? प्राथमिक समूह। प्राथमिक समूह क्या होता है? आकार में छोटा होता है। ये आकार में क्या होता है? छोटा होता है। प्राथमिक समूह आकार में छोटा होता है और इसमें अनौपचारिक रिश्ते होते हैं। कैसे होते हैं? अनौपचारिक रिश्ते होते हैं और इसमें सदस्यों की संख्या क्या होती है? कम होती है। सदस्यों की संख्या क्या होती है? कम होती है और इसके अलावा लोग लंबे समय के लिए आपस में साथ रहते हैं। जैसे परिवार वगैरह आ जाते हैं। परिवार वाले लंबे समय तक रहते हैं या नहीं रहते हैं? लंबे समय तक रहते हैं और इनमें अनौपचारिक क्या होते हैं? रिश्ते होते हैं। अनौपचारिक का मतलब समझो, एक तो ऑफिशियली होता है जिसको बोलते हैं ऑफिस। जैसे मान लो मैं ऑफिस जाता हूँ तो मेरे जो भी साथीगण हैं उनसे मैं ऑफिशियली या औपचारिक रिश्ता रखूँगा। एक अपना जो फैमिली ग्रुप होता है, फैमिली में अनौपचारिक होता है, मतलब अनऑफिशियल होता है। एक ऑफिशियली रूप से, एक अनऑफिशियली रूप से। तो परिवार में कैसा रहता है? अनऑफिशियली। और जो अपना रहता है ऑफिस में रहता है वो ऑफिशियली। अब इसके बाद में देखो नेक्स्ट अपना आता है द्वितीयक समूह। कौन सा आता है? द्वितीयक समूह। द्वितीयक समूह होता है वो आकार में क्या होता है? बड़ा होता है। मतलब आकार में क्या होगा? साइज में क्या होगा? बड़ा होगा और सदस्यों की संख्या भी क्या होगी? अधिक होगी। सदस्यों की संख्या क्या होगी साथियों? अधिक होगी और सदस्यों के बीच में दूरस्थ रिश्ते होते हैं। ऐसे नहीं, मतलब अनऑफिशियल मान लो, ऑफिशियली रिश्ते होते हैं। मतलब वो काम से ही जुड़े रहते हैं। सीधा सा ये मतलब समझो कि वो अपने काम से ही क्या होते हैं? आपस में जुड़े होते हैं और ये कम समय के लिए अपने साथ रहते हैं। जैसे कॉलेज में मान लो आप कॉलेज में पढ़ते हो, कॉलेज में आपके साथीगण हैं, वो कम समय के लिए, लाइफ टाइम के लिए नहीं है, कम समय के लिए। अपने जो परिवार के हैं वो अधिक समय के लिए। तो परिवार वाले प्राथमिक और ये कौन से आ जाएंगे? द्वितीयक। फिर आता है अपना संगठन व कार्य प्रणाली के आधार पर। वो ही आ गया पहला औपचारिक। औपचारिक समूह कौन सा आ गया? ऑफिस वाला। मतलब जो कि एक कम समय के लिए जुड़े रहते हैं और वो एक विशेष काम के लिए जुड़े रहते हैं। जैसे श्रमिकों का संघ हो गया और ग्रामीण परिषद। एक आता है अनौपचारिक समूह है, मतलब ये लंबे समय तक रहता है, जैसे परिवार वगैरह, मित्रता वगैरह। फिर इसके बाद में आता है संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर पहला कौन सा आता है? स्वैच्छिक समूह है। स्वैच्छिक समूह है मतलब अगर सदस्य की इच्छा है तो वो जुड़ ले, वरना जुड़ने की कोई उसको जबरदस्ती नहीं है कि इसमें तेरे को रहना ही पड़ेगा। जैसे कौन सा आ जाता है? मित्रता का समूह है। जैसे अपना फ्रेंड्स का सर्किल है, 5 दोस्तों का एक समूह है। अब 5 में से एक लेफ्ट हो जाए तो वो उसकी इच्छा है कि वो लेफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अपन उस पर जबरदस्ती दबाव नहीं डाल सकते। खेल का समूह आ जाएगा इसी प्रकार का। फिर आता है अपने नेक्स्ट आता है अनैच्छिक समूह। कौन सा आता है? अनैच्छिक समूह। अनैच्छिक समूह में अगर उसकी इच्छा नहीं भी है ना तो भी उसको जुड़ना पड़ेगा। अगर उसकी इच्छा नहीं है कि मैं तो इसमें नहीं रहना चाहता, फिर भी उसको जुड़ना पड़ेगा। जैसे परिवार हो गया और अपना समुदाय या समाज हो गया। जैसे मैं चाहूँ कि मैं मेरे फैमिली का सदस्य नहीं रहना चाहता, पर फिर भी मैं उसी फैमिली का सदस्य रहूँगा। वो मेरी इच्छा के अकॉर्डिंग नहीं है। एक बार एक फैमिली का सदस्य बन गया तो वो सदस्य मैं रहूँगा। अब इसके बाद में देखो सामाजिक वर्ग के आधार पर। सामाजिक वर्ग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। कौन सा होता है? क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। क्षैतिज देखो, इस वर्ग में सभी लोग श्रेणी और स्थिति में समाज में एक दूसरे के क्या होते हैं? समान होते हैं। मतलब श्रेणी और स्थिति में क्या होते हैं? समान होते हैं। जैसे जाति, जैसे मान लो कोई भी जाति है, कोई गुज्जर जाति है, तो गुज्जर जो जाति है उसके सभी एक जाति के आधार पर क्या है? एक श्रेणी में क्या है? समान है सभी। इसके बाद में देखो एक समान आय वाले, जैसे मान लो कोई भी मान लो कृषि पर्यवेक्षक है, सुपरवाइजर है, उनकी सैलरी क्या रहती है? सभी की सेम रहती है, तो उनकी श्रेणी आ जाएगी। तो ये कौन सा आता है? क्षैतिज समूह है। फिर आता है
ऊर्ध्वाधर समूह है। कौन सा आता है? ऊर्ध्वाधर समूह है। इस समूह में जो समाज के जो सभी लोग होते हैं वो सामाजिक स्थिति क्या होती है उनकी असमान होती है। जैसे राष्ट्र हो गया, संपूर्ण राष्ट्र के लोग हो गए, तो उस समूह को क्या बोलेंगे? ऊर्ध्वाधर समूह है। कोई दौड़ करवा रहे हैं तो उसका जो समूह है वो भी कैसा रहेगा? वो भी ऊर्ध्वाधर रहेगा। फिर इसके बाद में आता है आकार के आधार पर। आकार के आधार पर पहला आता है छोटा समूह है, जिसमें क्या होता है 30 से कम सदस्य होते हैं, जैसे परिवार हो गया और मित्रता हो गई। फिर आता है बड़ा समूह है। इस समूह में 30 से ज़्यादा सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? 30 से ज़्यादा, जैसे कोई सामाजिक ग्रुप आ गया या फिर कोई श्रमिक संघ आ गया, तो ये क्या आता है? ये अपनाता है बड़ा समूह है। फिर इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। व्यक्तियों की भावना के आधार पर, व्यक्तियों की भावनाओं के आधार पर अलग अलग प्रकार के ग्रुप होते हैं। पहला आता है इन ग्रुप, दूसरा आता है आउट ग्रुप। इन ग्रुप तो कौन सा होता है? जिसमें अपनेपन का एहसास होता है। इन ग्रुप कौन सा होता है? जैसे परिवार हो गया, अपनेपन का एहसास होता है, अपना परिवार हो गया, मेरी कक्षा हो गया। फिर आउट ग्रुप होता है कि ऐसा मतलब लोग ऐसा महसूस करते हैं कि लोग के साथ में भावनात्मक रूप से नहीं जुड़े होते, वो फीलिंग्स के साथ में या अपनेपन के भाव से नहीं जुड़े होते हैं आपस में, जैसे उनका परिवार हो गया और उनकी कक्षा हो गया, तो ये आउट ग्रुप हो जाता है। फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। कौन सा आता है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। इसको ध्यान से समझना साथियों। समझते एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। देखो, सोशल स्ट्रेटिफिकेशन होता है समाज को विभिन्न स्तरों में डिवाइड करना। क्या होता है? समाज को विभिन्न भागों में या विभिन्न स्तरों में क्या करना? डिवाइड करना। अब डिवाइड कैसे करेंगे? समाज को विभिन्न स्तरों में डिवाइड कैसे करेंगे? समाज को डिवाइड करेंगे किसी आधार पर, जैसे लिंग के आधार पर कर दिया, आयु के आधार पर कर दिया और एज के आधार पर, मतलब किसी भी आधार पर उनको डिवाइड कर रहे हैं ना, उसी को क्या कहते हैं? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। जाति के आधार पर बांट दो, किसी भी आधार पर बांट दो, तो ये क्या होता है? सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन मतलब समाज स्तरीकरण, समाज को बांट देना, डिवाइड कर देना। अब देखो, स्तरीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिससे व्यक्ति तथा समूह एक स्थिर या स्थिति की क्रमबद्धता में क्या होते हैं? बांटे जाते हैं। क्या होते हैं? बांटे जाते हैं। देखो, एक पहला कौन सा आ जाएगा? आयु और अनुभव के आधार पर, लिंग के आधार पर, रक्त संबंध के आधार पर, प्रजातीय भावना के आधार पर, संपत्ति के आधार पर, योग्यता के आधार पर, और क्या आ जाएगा? साक्षरता के आधार पर। अब इसके बाद में देखो, इंपॉर्टेंस ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। क्या इंपॉर्टेंस रहता है साथियों? इंपॉर्टेंस मैं ऑरली रूप से आपको बता देता हूँ। समाज को अगर अपन डिवाइड कर रहे हैं, समाज को अगर डिवाइड कर रहे हैं तो अपन अपना टारगेट रहता है एक समूह है। क्या रहता है? एक समूह है, एक स्तर रहता है। जैसे कोई जाति हो गई, कोई लिंग हो गया, कोई एज के बंदे हो गए। अब उनको अपन टारगेट करके और समाज में विकास कर सकते हैं। जैसे बच्चों की शिक्षा को अपने को सही करना है तो बच्चों की एज के अपन क्या लेंगे? ग्रुप लेंगे या उसका स्तर अलग से देखकर और उसमें क्या करेंगे? विकास करेंगे। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो किस में होता है? विकास करने में। और इसके साथ ही किस में होता है? एकता में। किसमें? एकता में। जैसे श्रमिकों का ग्रुप है वो सारा एक होगा, पुलिस का सारा एक होगा, फौजी का सबका एक होगा। मतलब ये इनमें क्या रहती है? यूनिटी की भावना रहती है। फिर अब इसके बाद में देखो आगे की ओर, टाइप्स एंड फॉर्म ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन। क्या आता है? मतलब किस आधार पर? एक तो कास्ट सिस्टम के आधार पर बांट देते हैं और एक क्लास सिस्टम के आधार पर बांटते हैं। मतलब एक तो जाति के आधार पर बांटते हैं, एक वर्ग या क्लास के आधार पर बांटते हैं। तो ये दो प्रकार के आ जाते हैं। इनकी आप एक बार रीडिंग लगा लेना और फिर अपन चलते हैं आगे के टॉपिक की ओर। देखो, नेक्स्ट टॉपिक है अपना संस्कृति की अवधारणा। क्या टॉपिक आता है? नेक्स्ट टॉपिक अपना आता है संस्कृति की अवधारणा। मतलब इस टॉपिक में अपने को मेनली पढ़ना है अपनी कल्चर के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है? अपनी कल्चर के बारे में पढ़ना है। ऑरली रूप से मैं आपको बढ़िया तरीके से इस टॉपिक को समझाने की कोशिश करूँगा। अपनी जो गाँव में जो संस्कृति पाई जाती है, गाँव में जो संस्कृति पाई जाती है, संस्कृति के विभिन्न रूप पाए जाते हैं, विभिन्न डिवाइडों, विभिन्न भागों में विभाजित किया गया है, उनके बारे में
अपने को इस टॉपिक में पढ़ना है, गाँवों की कल्चर के बारे में या संस्कृति के बारे में पढ़ना है। देखो, संस्कृति एक प्रतीकात्मक और निरंतर संचयी और प्रतिशील क्या है, प्रक्रिया है। क्या है, प्रक्रिया है। अब रोल ऑफ कल्चर इन एक्सटेंशन, अब साथियों इसको तो आप रीडिंग लगाकर समझ लेना, पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो एक्सटेंशन वही आ गया कि प्रसार शिक्षा। अब प्रसार शिक्षा में कल्चर का क्या रोल है साथियों? कल्चर का रोल ये है कि जैसे मान लो अपन कोई भी तकनीकी गांव में ले जा रहे हैं, तो अब गांव में क्या क्या पहले की कल्चर है। जैसे अपन देखें तो कोई पेड़ उगाना ही वो पसंद नहीं करते हैं, जैसे पीपल के पेड़ के प्रति उनकी धारणा होती है, अलग अलग धारणाएं होती है। जैसे कहीं पर किसी अन्य पर धारणा हो जाती है तो उनकी धारणाएं अलग अलग बनी होती है, जिसको रूढ़िवादी भी बोलते हैं। अब तो उन सभी चीज़ों की अपन चर्चा करेंगे इस टॉपिक में। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंस है एक्सटेंशन में कि उनकी क्या सोच है, क्या धारणा है, क्या गाँव में प्रचलन है, क्या उसकी संस्कृति है, उसी के आधार पर अपन सारा जो एक्सटेंशन का जो परिवर्तन एजेंट होता है वो कार्य करता है। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर, आगे है अपना कस्टम या रिवाज। कल्चर में सबसे पहला कौन सा आता है? कस्टम या रिवाज आता है। कस्टम देखो, कस्टम क्या होता है? सबसे पहले देखो रिवाज मतलब जो परंपरा द्वारा प्रेषित एक प्रकार का व्यवहार होता है। कस्टम का मतलब क्या होता है? रिवाज। रिवाज होता है कि परंपरागत रूप से वो चला आ रहा है, परंपरागत रूप से वो चला आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? कस्टम या रिवाज। रिवाज अनेक प्रकार के होते हैं। फॉल्क वेज जिसे बोलते हैं लोक रीतियाँ, क्या होते हैं? लोक रीतियाँ। अब देखो ये क्या है? लोक रीतियाँ समाज में व्यवहार के पहचान के क्या है? तरीके हैं। और लोक रीतियाँ समाज में बर्ताव करने के क्या है? प्रथागत तरीके हैं। और यह समाज के क्या है? रिवाज है, जो समाज पर दबाव नहीं, अर्थात इनको नहीं माने तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी नहीं मानता है तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉल्कवेज के अंतर्गत आता है। जैसे अगर बात करें कि अपनी सास के पैर छूना, अपनी सास के पैर छूने वाली महिला। अब देखो, अब ऐसे थोड़ा ना, गाँव में भी आप देखते हो, शहरों में भी आप देखते हो, अगर कोई नहीं छूती है, कोई महिला पैर नहीं छूती है अपनी सास के, तो उसको कोई रोक टोक थोड़ा ना कर सकता है, उसको कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता। इस पर कोई दबाव नहीं डाला जाता, कोई रूल नहीं, कोई सरकार का कोई रूल नहीं बना हुआ है कि अगर कोई सास के पैर नहीं छुएगा तो इसमें उसको कोई सज़ा दी जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अपने परिवार में एक धारणा होती है कि छूना चाहिए, ये एक प्रकार का संस्कार होता है अपना। पर अगर नहीं करे ऐसा, तो ऐसा कोई सरकार के द्वारा कोई दबाव नहीं रहता है, किसी के द्वारा कोई दबाव नहीं डाल सकता। इसके बाद में देखो, जैसे कोई भी अच्छी आदतें हो जाएगी, जैसे जूतों को बाहर खोलकर अंदर आना। जैसे मान लो कोई जूते हैं, जूतों को बाहर खोल दिए अपन और बाहर खोलते हैं ज़्यादातर, अंदर कोई जूते नहीं लेकर आते हैं, तो ये एक प्रकार का क्या है? फॉल्कवेज है या लोक रीति है। फिर इसके बाद में है मॉर्स या रीति रिवाज। क्या आता है? मॉर्स या रीति रिवाज। रीति रिवाज में क्या होता है? जो अपन परंपरागत रूप से अपन मनाते आ रहे हैं। जैसे मान लो कोई भी है, कोई भी रीति रिवाज है, व्यवहार के क्या होते हैं? पैटर्न होते हैं, और जो समाज में कल्याण के लिए क्या होते हैं? महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब इसमें रीति रिवाज में अपन ये चीज़ देखते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, समाज के लिए क्या सही है, क्या गलत है, ये मॉर्स या रीति रिवाज आ जाता है। फिर इसके बाद में आता है अपने कौन सा? टैबूज। टैबूज का मतलब होता है निषेध। ये बिल्कुल करना निषेध होता है, मतलब समाज में करना इसको क्या माना जाता है? निषेध माना जाता है। सबसे पहला टैबूज को क्या बोलते हैं? निषेध। देखो, हिंदुओं में गायों को मारना या गायों का मांस खाना क्या माना जाता है? निषेध माना जाता है। मुस्लिम में सूअर का मांस खाना अपराध समझा जाता है, और हिंदुओं में गाय का मांस खाना क्या माना जाता है? उसमें अपराध माना जाता है। तो दोनों चीज़ आ गई, ये समाज में क्या है? निषेध है। फिर इसके बाद में है धार्मिक रस्म। धार्मिक रस्म, कोई भी रस्म आ जाएगी, जैसे यज्ञ
करना, पूजा करना, स्वतंत्रता दिवस मनाना, ये क्या होते हैं? धार्मिक रस्में होती है। क्या होती है? धार्मिक रस्में होती है। फिर आते हैं उपदेश। क्या आते हैं? उपदेश, जैसे खाने के लिए चम्मच का उपयोग करना, पब्लिक में अच्छे कपड़े पहनना, ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? उपदेश के अंतर्गत आते हैं। और ये पढ़ने क्या पढ़े? कस्टम्स या रिवाज पढ़े। अब इसके बाद में देखो आगे की ओर चलते हैं। रीति रिवाज और किसमें? निषेध में अंतर दे रखा है और आपको पूछे जाते हैं ये रीति रिवाज और निषेध में आपको क्या देखने हैं? अंतर देखने हैं, जो कि आपको पीडीएफ में वहाँ पर अवेलेबल हो ही जाएंगे ऐप में, जहाँ पर मैंने बताया था। इसके अलावा रीति रिवाज और लोक रीतियों में क्या है? अंतर है। फिर इसके बाद में चलते हैं ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा। परंपरा क्या होता है? जो अपनाने पर बल देती है, मतलब अपने समाज में उसको अपनाने पर बल दिया जाता है, मतलब परंपरागत रूप से ये चीज़ें चली आ रही है, तो इसको क्या करना है? परंपरा को निभाना है। ऐसे नहीं कि परंपरा को तोड़ना है, तो परंपराएं उनको बोलते हैं ट्रेडिशंस। अब इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने सोशल इंस्टीट्यूशन। क्या आता है? सोशल इंस्टीट्यूशन। सोशल इंस्टीट्यूशन 4 प्रकार के होते हैं, मतलब जो सामाजिक जो संस्थाएं होती है वो मुख्यतः कितने प्रकार की होती है? 4-5 प्रकार की होती है। अब इसमें देखो सबसे पहले कि सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है, मतलब इसमें सामाजिक मूल्यों का क्या होता है? एक संगठन मान लो, इसको क्या मान लो? सामाजिक संबंधों का क्या मान लो? एक संगठन मान लो, जिसमें लोग जुड़े हुए होते हैं और वो उसी क्षेत्र के होते हैं, और उसको किस नाम से जानते हैं? सोशल इंस्टीट्यूशन। किस नाम से जाना जाता है? सोशल इंस्टीट्यूशन। अब देखो, अब इसके बाद में अपन चलते हैं सोशल इंस्टीट्यूशन को मुख्यतः कितने संस्थाओं में बांटा गया है? 5 संस्थाओं में। पहली आती है राजनीतिक या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, मतलब इसमें पॉलिटिकल मतलब कानून वगैरह, सुरक्षा वगैरह, इन सभी को बनाए रखती है, मतलब अलग अलग प्रकार की। जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वो एजुकेशन के लोगों को नियंत्रित करती है। क्या करती है? एजुकेशन के लोगों को नियंत्रित करती है। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, वो पॉलिटिकल लोगों को क्या करती है? उनको नियम प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, वो सारी चीजें करती है। तो पॉलिटिकल से रिलेटेड जो भी कार्य होते हैं वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन करता है, संस्था करती है। फिर नेक्स्ट आता है एजुकेशनल या शिक्षण संस्थान। अब देखो इसमें आता है कि इसमें जो भी शिक्षण मतलब जो भी शिक्षा से संबंधित जो व्यक्ति होते हैं, जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, तो उनका रूल्स और रेगुलेशन कौन करता है? शिक्षण संस्थान करता है। कौन करता है? शिक्षण संस्थान या एजुकेशन इंस्टीट्यूशन करता है। फिर इसके बाद में आता है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। क्या आता है? इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन, मतलब अर्थव्यवस्था में लोगों को क्या करता है? ये आर्थिक मदद करता है या आर्थिक सहायता करता है, तो ये कौन सा आ जाता है? इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। फिर आ जाता है अपना फैमिली इंस्टीट्यूशन। क्या आ जाता है? फैमिली इंस्टीट्यूशन, मतलब एक परिवार भी क्या है? एक प्रकार की संस्था है। परिवार भी क्या है? एक प्रकार की संस्था है। तो इसमें फैमिली इंस्टीट्यूशन आ जाएगा। 4 प्रकार के अपन ने क्या देख लिए? इंस्टीट्यूशन देख लिए। अब देखो एक होता है परिवार। परिवार के बारे में आपको पूछा गया है, एक एग्जाम में ओल्ड पेपर में पूछा गया है, तो कि परिवार क्या होता है? परिवार एक लोगों का क्या होता है? समूह होता है, सदस्यों का क्या होता है? समूह होता है, जिसमें आपस में क्या होते हैं? रिश्ते होते हैं। जैसे मान लो वो आपस में एक बंधन के साथ में बंधे हुए होते हैं, जैसे पति पत्नी आ गया, भाई बहन आ गया, माँ पिता आ गया, ये सारे आपस में क्या होते हैं? एक विशेष रिश्ते के साथ में क्या होते हैं? बंधे हुए होते हैं। देखो संरचना के आधार पर क्या होते हैं? परिवार अलग अलग प्रकार के होते हैं, पुरुष प्रधान और मातृशतात्मक। मतलब पुरुष प्रधान तो क्या होता है कि ऐसा परिवार जिसमें कोई भी अगर कर्ता धर्ता होता है तो वो कौन होता है? पुरुष होता है, तो उसको बोलते हैं पुरुष प्रधान। और जिसमें कर्ता धर्ता कौन हो, मतलब महिला हो, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? मातृशतात्मक परिवार के नाम से जाना जाता है। निवास के आधार पर, निवास के आधार पर एक तो होता है पत्नी स्थानिक। क्या होता है? पत्नी स्थानिक। पत्नी स्थानिक होता है मतलब पत्नी के घर पर अगर कोई पति रहता है,
मतलब पत्नी स्थानिक परिवार होता है कि पत्नी के घर पर, जैसे अपन नॉर्मली देखते हैं तो पत्नी पति के घर पर जाती है, मतलब पति स्थानिक परिवार देखते हैं। पर कुछ ऐसे भी होते हैं जो पत्नी स्थानिक परिवार होते हैं, मतलब पति को पत्नी के घर पर जाकर रहना होता है, तो ये पत्नी स्थानिक होते हैं। और पति स्थानिक मतलब पत्नी को पति के घर आकर रहना होगा, तो वो कौन सा होता है, पति स्थानिक परिवार होता है। फिर इसके बाद में है शादी के आधार पर। शादी के आधार पर अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा आ जाएगा, पहला आपका आ जाएगा एक विवाही। क्या होता है, एक विवाही, मतलब इसमें क्या होता है, एक पुरुष एक ही महिला से किया हुआ होता है, शादी किया हुआ होता है। जब एक पुरुष एक ही महिला से शादी किया हुआ हो तो उसको किस नाम से जाना जाता है, एक विवाही परिवार से। एक होता है बहुविवाही। क्या होता है, बहुविवाही, इसमें एक पुरुष एक समय में एक से अधिक ज्यादा महिलाओं से शादी करता है। मतलब जैसे आपने देखा नहीं क्या, कहीं कहीं अपवाद के रूप में दिखते हैं भारत में तो अपने, कि एक जो पुरुष है वो 2 महिलाओं से या 3 महिलाओं से शादी किया हुआ होता है। और इसके बाद में आता है बहुपतित्व परिवार। बहुपतित्व परिवार क्या होता है, इस प्रकार के परिवार में एक समय में एक महिला एक से ज़्यादा परिवार पति रखती है। मतलब ये तो मैंने देखा ही नहीं, पहले बात तो, क्या पता आपने देखा हो तो, कि एक महिला होती है वो एक समय में एक से अधिक पति रखती है। तो ये कौन सा आता है, बहुपतित्व परिवार। फिर इसके बाद में आता है वंश के आधार पर। किसके आधार पर, मातृवंशीय और पितृवंशीय। देखो यहाँ पर स्त्री के परिवार की मतलब स्त्री, यहाँ पर स्त्री परिवार की पूर्वज मानी जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, मातृवंशीय। पितृवंशीय, यहाँ पर वंश पिता के माध्यम से जारी रहता है, पिता के माध्यम से जारी रहता है वंश, तो पितृवंशीय। और माता के माध्यम से रहे तो मातृवंशीय। फिर इसके बाद में आता है 5वें इंस्टीट्यूशन, धार्मिक इंस्टीट्यूशन। क्या होते हैं, धार्मिक इंस्टीट्यूशन, जो कि जो धर्म होते हैं, मंदिर वगैरह होते हैं, उनका रूल्स और रेगुलेशन करते हैं, तो उनको धार्मिक संस्थाओं के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में देखिए नेक्स्ट अपन चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक अपना है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट। क्या होता है, सोशल चेंज और डेवलपमेंट। साथियों, सोशल चेंज और डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब समाज में जब परिवर्तन होगा तभी तो उसमें क्या हो पाएगा, विकास हो पाएगा। तो अपने को पढ़ना है सोशल चेंज के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में। किसके बारे में, सोशल चेंज के बारे में और डेवलपमेंट के बारे में। तो साथियों आज जो है अपन पढ़ेंगे तो पूरा, पर थोड़ा थोड़ा शॉर्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि तबीयत खराब होने की वजह से फिर भी स्टूडेंट्स के लगातार कॉल और मैसेज आ रहे थे कि सर हमारी क्लास करवाओ, इस वजह से करवाए हैं, वरना आज की क्लास है वो आपकी एस्केप रहती तबीयत की वजह से। पर फिर भी मैंने आपके कहने से क्लास ली है साथियों। तो देखो सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट क्या होता है। सोशल चेंज और डेवलपमेंट क्या होता है, जैसे समाज में क्या होता है, समाज में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। क्या होता है, समाज में धीरे धीरे परिवर्तन होता है। और आप सभी को पता है कि अगर बात करें विकास की पहली स्टेज क्या होती है, डेवलपमेंट की पहली स्टेप क्या होती है, चेंजेस। क्या होती है, चेंजेस। तो अब देखो परिवर्तन के सिद्धांत क्या है, परिवर्तन के सिद्धांत क्या है। परिवर्तन के सिद्धांत पहला आता है सामाजिक परिवर्तन की दिशा और गिरावट का सिद्धांत। तो साथियों इसमें कोई समझने की कोई खास चीज़ नहीं है, तो इसको एक बार आप रीडिंग करना। इसमें से क्वेश्चन भी बहुत कम पूछा जाता है, ओनली डेफिनेशन आपको पूछी जाएगी। जो अपना सोशल चेंज है इसकी आपको डेफिनेशन पूछी जाएगी और आपको नहीं पूछा जाएगा। मतलब इसमें वही है, जैसे मान लो सामाजिक चेंज या डेवलपमेंट में मान लो कि पहले क्या होता है, जन्म होता है, जन्म के बाद में उसमें क्या होगा, विकास होगा, विकास के बाद में क्या होगा, परिपक्वता आएगी तो उसमें गिरावट के बाद में क्या आ जाता है, दोबारा से जन्म हो जाता है। तो ये क्या होता है, चक्रीय सिद्धांत वगैरह, इसके अलग अलग सिद्धांत है, एक बार इनकी क्या लगा लेना, रीडिंग लगा लेना। फिर इसके बाद में चलते हैं अपन आगे की ओर। आगे अपना नेक्स्ट टॉपिक है, क्या है, सोशल कंट्रोल एंड सोशल चेंज।
सोशल कंट्रोल और सोशल चेंज। सोशल चेंज अपन ने पहले देख लिया, अब अपन बात करेंगे किसकी, सोशल कंट्रोल की। किसकी चर्चा करेंगे, सोशल कंट्रोल। मतलब आप सभी को पता है साथियों कि अपना जो समाज होता है, समाज पर अगर कंट्रोल नहीं करे, समाज पर अगर कंट्रोल नहीं करे तो वो रुकने वाला है क्या, नहीं साथियों, उस पर भी रूल्स और रेगुलेशन लगे हुए होते हैं और उस पर भी क्या होता है, एक प्रकार का नियमन होता है। तो अब वो रूल्स और रेगुलेशन किस प्रकार से इसका समाज का कंट्रोल करते हैं, सोशल कंट्रोल होता है, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। साथियों देखो, सबसे पहले सामाजिक नियंत्रण क्या है, एक अनौपचारिक शिक्षा है, क्या है, जिसका कोई लिखित नियम नहीं है। जैसे मान लो अपने कोई प्रथाएं होती है, जैसे मान लो कोई भी प्रथाएं हैं, अब कोई भी प्रथा है, सही, इसके बाद में ट्रेडिशंस, कोई परंपरा है, इसके बाद में जन रीतियाँ, फॉल्कवेज हैं, फिर इसके बाद में क्या आ जाता है, रूढ़ियाँ हैं, मतलब मॉर्स, इसके बाद में सोशल वैल्यूज़, गॉसिप्स और पब्लिक ओपिनियन और फिर हास्यापद। ये सारे क्या है, ये सारे सामाजिक जो नियंत्रण होता है उसके क्या है, साधक है, क्या है, साधक है। मेन चीज़ तो अपनी ये आती है, मतलब सोशल पर जो कंट्रोल होता है वो कंट्रोल किस प्रकार से होता है, वो कंट्रोल किस किस के द्वारा होता है। देखो इसको बस नाम से ही आप समझ जाना, फिर आप रीडिंग लगा लेना बाकी की। पहला आता है कि साथियों परिवार, ये क्या होता है, परिवार होता है, फैमिली होती है। अब आप सभी को पता है अपने मम्मी पापा होते हैं, वो अपने पर दबाव रखते हैं, अपने को रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करने के लिए बोलते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि कोई घर वालों के रूल्स और रेगुलेशन ज़्यादातर मानते हैं 99। तो पहला तो क्या आ जाएगा, सोशल कंट्रोल का माध्यम क्या आ जाएगा, परिवार आ जाएगा। फिर पड़ोस वाले कैसे साथियों, ध्यान से समझना। जैसे मान लो आप कोई भी गलती करते हो समाज में रहकर, तो आपको पड़ोसी आपके घर वालों को बोलेंगे, आपको समझाएंगे, आपको डांटेंगे। तो दूसरा सोशल कंट्रोल का माध्यम क्या होता है, पड़ोस होता है। फिर होता है खेल समूह है, क्या होता है, खेल समूह है। जैसे मान लो आप प्ले ग्राउंड में जाते हो, तो वहां पर अपन कोई भी गलती करते हैं तो अपना जो खेल का जो समूह होता है, समूह का एडमिन मान लो, या उनका अपने ग्रुप पर क्या होता है, नियंत्रण होता है, वहां पर क्या होता है, कंट्रोल होता है। फिर आता है क्लास में टीचर्स वगैरह का क्या होता है, कंट्रोल होता है, मतलब वहां पर अपने को रूल्स और रेगुलेशन में रखा जाता है। फिर आता है जाति समूह, जैसे मान लो कोई भी है, मीणा जाति है, अब मीणा जाति में कोई भी गलत काम करता है तो वहाँ के बड़े बुजुर्गों का एक क्या होता है, समूह होता है, उसका उस ग्रुप के द्वारा उस व्यक्ति पर जो मीणा जाति के खिलाफ कोई काम करता है, कुछ भी करता है, तो उस पर दबाव रहता है, तो ये जाति समूह आ जाएगा। फिर आता है आयु समूह है, फिर आता है अपना लिंग समूह है, फिर आता है जाति पंचायत। जाति पंचायत नहीं देखी क्या कि हर जाति की पंचायत होती है, हर जाति की पंचायत होती है। वहाँ पर अगर कोई भी जाति के खिलाफ कोई भी काम होता है, कोई भी धर्म के खिलाफ, मान लो किसी के भी खिलाफ, तो वहाँ पर पंचायत की जाती है, तो उसके भी क्या होते हैं, रूल्स और रेगुलेशन होते हैं। फिर आता है नेक्स्ट कानून। क्या होता है, कानून लोगों को एक मतलब गलत कामों से या गलत ट्रैक पर कोई कार्य करने से क्या करता है, रोकता है। तो ये सारे माध्यम किसके हैं, ये सारे माध्यम है सोशल कंट्रोल के, जो कि आगे डिटेल से भी दिए गए हैं। इनको आप एक बार अच्छे से और देख लेना। फिर इसके बाद में चलते हैं अपन आगे के टॉपिक की ओर। आगे का टॉपिक है साथियों लीडरशिप। क्या टॉपिक आता है अपना, लीडरशिप। देखो लीडरशिप क्या होता है, लीडरशिप पहले है कि साथियों मतलब कोई भी लीडर है, नेता का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि उनके जो सदस्य हैं, उसके अंतर्गत जो सदस्य काम करते हैं, उनको उद्देश्य के प्रति प्रेरित करना, उनको उद्देश्य के प्रति प्रेरित करना ही क्या है, नेता का मुख्य काम है। देखो नेतृत्व नेता की वह क्षमता है जो कि दूसरों को निश्चित उद्देश्यों की तरफ उत्तेजित करता है। इसे क्या कहते हैं, लीडरशिप या नेतृत्व कहते हैं। मतलब नेता क्या करता है, जो भी सदस्य होते हैं उनको उनके उद्देश्य के प्रति क्या करता है, उनको प्रेरित करता है। वही जो अपने ग्रामीण इलाकों में जो नेता होता है उसी के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। देखो अब इसके बाद में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ
लीडर, मतलब अपने गांव में जो नेता पाया जाता है, नेता होता है, उसमें क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए वो ही यहाँ पर दे रखी है। पहला, उद्देश्यों का निर्धारण होना चाहिए, उसके पास में उद्देश्यों का क्या होना चाहिए, जो भी उसके ऑब्जेक्टिव्स है उनका निर्धारण होना चाहिए। फिर साधनों का हेरफेर, फिर आता है कार्यवाही के साधन का नियंत्रण, फिर समन्वय क्रिया की उत्तेजना, फिर आता है कार्यकारी नियोजक, फिर नीति निर्माता, फिर मध्यस्थता, फिर समूह का प्रतीक वो होता है। तो ये इसके क्या है, मेन क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसके बाद में आता है टाइप्स ऑफ लीडर्स। क्या आता है, टाइप्स ऑफ लीडर्स। पहला आता है बिजनेस लीडर या व्यावसायिक नेता। पहला कौन सा आता है, बिजनेस लीडर या व्यावसायिक नेता। अब देखो, ये वे नेता होते हैं जो कि निश्चित क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखते हैं। एक निश्चित क्षेत्र में क्या रखते हैं, विशेष ज्ञान रखते हैं। इनको क्या बोलते हैं, बिजनेस लीडर या व्यावसायिक नेता। जैसे कोई कृषि अधिकारी आ गया, कृषि के क्षेत्र में ये विशेष नॉलेज रखता है। ग्राम सेवक आ गया, ये ग्रामीण इलाके में विशेष नॉलेज रखता है। फिर इसके बाद में दूसरा आता है ले लीडर। कौन सा आता है, ले लीडर। ले लीडर कौन सा होता है, ले लीडर विशेष प्रकार की ट्रेनिंग युक्त भी हो सकता है। मतलब ले लीडर क्या होता है, एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग लिए हुए होता है। मतलब उसके पास में एक विशेष प्रकार की ट्रेनिंग होती है, जिसको किस नाम से जानते हैं अपन, ले लीडर के नाम से जानते हैं। और यह लीडर अपनी मर्जी से कार्य करता है। यह लीडर क्या करता है, अपनी मर्जी से कार्य करता है। ये ऑफिशियली और अनऑफिशियल दोनों रूप का हो सकता है। फिर इसके बाद में आता है परिचालन नेता। कौन सा आता है, परिचालन नेता। ऐसे नेता जो कि समूह में वास्तव में कोई कार्यवाही क्या करते हैं, प्रारंभ करते हैं। वे या तो उस समय निर्वाचित पद धारण किए हुए होते हैं या नहीं किए होते हैं। मतलब वो चाहे निर्वाचित पद को धारण किए हुए हो या नहीं किए हुए हो, वो अपना कार्य प्रारंभ रखते हैं। फिर इसके बाद में है लोकप्रिय नेता। मतलब आपने देखा नहीं क्या कि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन के द्वारा पसंद किया जाने वाला नेता हो, उसको किस नाम से जानते हैं, लोकप्रिय नेता के नाम से जानते हैं। फिर है ग्रहण प्रतिनिधि प्रकार का नेता। कौन सा आता है, ग्रहण प्रतिनिधि प्रकार का नेता। इस प्रकार का नेता वह आदमी होता है जो कि दूसरे समूह के द्वारा मान लिया जाता है कि पहले ग्रुप का नेतृत्व करता है। मतलब जैसे मान लो, जैसे विपक्ष है, विपक्ष के द्वारा अगर मान लिया जाए ना कि जैसे एक तो पक्ष होता है, एक विपक्ष होता है। पक्ष का जो नेता है अगर वो मान ले कि इसमें ये क्या कर रहा है, ये नेतृत्व के लिए सही है, तो अगर उसको नेतृत्व के लिए मान लिया जाता है तो ये कौन सा नेता होता है, ग्रहण प्रतिनिधि प्रकार का नेता होता है। एक होता है प्रमुख प्रतिभा नेता। जैसे कोई भी कलाकार है, कोई भी संगीतकार है, कोई भी क्रिकेटर है, तो ये किस प्रकार के होते हैं, ये होते हैं प्रमुख प्रतिभा प्रकार के नेता। फिर इसके बाद में आता है लोकतांत्रिक नेता। लोकतांत्रिक नेता क्या होते हैं, जो कि लोकतंत्र के द्वारा चुने जाते हैं और सभी व्यक्तियों की भागीदारी से ये चुने जाते हैं। कैसे, सभी लोगों की भागीदारी से ये क्या किए जाते हैं, चुने जाते हैं, सभी के मत के योगदान के द्वारा।
देखिए साथियों, अब चलते हैं अपन आगे की ओर। आगे अपना है नेक्स्ट रोल्स ऑफ लीडर इन ए ग्रुप। मतलब ग्रुप में जो एक समूह होता है, समूह में लीडर का क्या रोल रहता है, मतलब क्या भागीदारी रहती है एक ग्रुप में लीडर की। तो सबसे पहला आता है समूह प्रबंधक। मतलब वो समूह का क्या करता है, मैनेज करता है। समूह के जो भी सदस्य होते हैं उनको क्या करता है, मैनेज करता है। फिर इसके बाद में है समूह प्रवक्ता। क्या आते हैं, समूह प्रवक्ता। समूह प्रवक्ता है कि वो एक जो ग्रुप होता है, एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में क्या होता है, वो स्पीकर होता है। मतलब बोलने का क्या काम मुख्यतः किसका होता है, लीडर का होता है। फिर इसके बाद में है समूह समरूपता। मतलब ये किसी प्रकार का जो अपना ग्रुप है, ग्रुप में किसी प्रकार का मतभेद नहीं रखता है, सभी को समान रूप से क्या करता है, ये सभी को समान रूप से रखते हैं, समूह समरूपता का काम करते हैं। फिर इसके बाद में है ग्रुप प्लानर। क्या आता है, ग्रुप प्लानर। आमतौर पर यह माना जाता है कि नेतृत्व के लिए जो चुना गया जो व्यक्ति है इसकी समस्याओं का सामना कर रहा है। मतलब ये ग्रुप प्लानर, ग्रुप में कोई भी अगर समस्या आ रही है तो ग्रुप के लिए प्लानिंग कौन करता है, लीडर करता है। फिर इसके बाद में है समूह कार्यकारी। मतलब समूह में जो भी सदस्य होते हैं उनसे कार्य करवाने का काम भी किसका है, लीडर का। फिर इसके बाद में है समूह शिक्षक होता है, यह समूह का पर्यवेक्षक होता है, समूह की समय समय पर जांच करता रहता है। और समूह का क्या रहता है, प्रतीक। अगर समूह अच्छा है तो उसका प्रतीक कौन होगा, लीडर होगा। अगर समूह बुरा है तो उसका प्रतीक कौन होगा, लीडर होगा। अब इसके बाद में देखिए आगे की ओर। आगे हैं कि व्यावसायिक जो नेता होते हैं इनका जो अपन चयन करते हैं, चयन किस आधार पर करते हैं। पहला आता है कि व्यावसायिक नेताओं का किस प्रकार से करते हैं, साक्षात्कार से, इंटरव्यू के द्वारा। किसके द्वारा, इंटरव्यू लेकर इनका चयन किया जाता है, प्रदर्शन जांच के। मतलब इनकी कैसे करते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं। जैसे मान लो कोई भी काम में अपन ले रहे हैं, इनको नेता किस एरिया में ले रहे हैं उसमें कार्य करवाकर उनकी प्रदर्शन परफॉर्मेंस जो रहती है उसके आधार पर इनका क्या करते हैं, चयन करते हैं। फिर है सिलेक्शन ऑफ ले लीडर्स। ले लीडर्स का चयन किस प्रकार से करते हैं, एक समाजमितीय विधि से। किससे, समाजमितीय विधि से। और इसके बाद में चुनाव के द्वारा। किसके द्वारा, चुनाव के द्वारा। चुनाव आप सभी जानते ही हो कि चुनाव किस प्रकार से होते हैं अपने इंडिया में, वो ही क्या है, इसकी विधि है चयन करने की। इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे है अपना नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान। क्या आता है, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान में देखो सबसे पहले एजुकेशनल साइकोलॉजी। अब देखो जो इसके जनक है, जनक कौन है, थॉर्नडाइक। क्या है, थॉर्नडाइक किसके क्या है, जनक है, किसके, एजुकेशन साइकोलॉजी के। अब देखो इसके बाद में है साइकोलॉजी, दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो साइकी, साइकी का मतलब होता है साउल, मतलब आत्मा। और इसके बाद में लॉगस का मतलब टू स्टडी, अध्ययन, मतलब आत्म अध्ययन करना। किसका, आत्म अध्ययन करना। मतलब साइकोलॉजी का क्या करना, अध्ययन करना किस में आता है, साइकोलॉजी या एजुकेशनल साइकोलॉजी। देखो शिक्षा मनोविज्ञान जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक किसी एक व्यक्ति के सीखने के अनुमानों का क्या करता है, व्याख्या करता है। मतलब जो एजुकेशन साइकोलॉजी है ये क्या करता है, कोई भी व्यक्ति है अब वो जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक जो भी चीज़ें सीखता है उनका क्या करता है, आत्म विश्लेषण करता है। सही। अब इसके बाद में देखो स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। इससे मनुष्य के व्यवहारों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। और सीखने व सिखाने की प्रक्रियाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। फिर नेक्स्ट है किसी भी व्यक्ति के निर्माण में जो वंशानुक्रम और जो वातावरण है दोनों कारक क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। किसी भी व्यक्ति के निर्माण में वंशानुक्रम और वातावरण दोनों कारक ही क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। तो ये इसका स्कोप हुआ। फिर इसके बाद में देखो आगे और देखो दृष्टिकोण, स्वीकृति और अस्वीकृति, रुचि इत्यादि का अध्ययन इसमें
किया जाता है। फिर इसके बाद में देखो आगे की ओर एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या है, एजुकेशनल साइकोलॉजी इंपॉर्टेंस इन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, मतलब एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में एजुकेशन साइकोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस रहता है। सबसे पहले देखो एजुकेशन साइकोलॉजी अपन ने बात की कि ये क्या होता है, मनोविज्ञान होता है। अब अगर अपन किसी की साइकोलॉजी का अध्ययन कर लेते हैं, गाँवों में अपन ने साइकोलॉजी का अध्ययन कर लिया, तो अपन एक्सटेंशन किसी भी जैसे मान लो कोई भी ग्राहक अपने पास, मान लो कोई भी ऑडियंस अपने मान लो, अगर उनकी साइकोलॉजी का अपने को पता है, साइकोलॉजी का अपने को पता है, तो अपन अपनी जानकारी उन तक आसानी से क्या कर सकते हैं, पहुँचा सकते हैं। और एक्सटेंशन का क्या होता है, जो एक्सटेंशन वर्कर या परिवर्तन जो एजेंट होता है वो मुख्यतः किसका काम करता है, वो मुख्यतः सूचना प्रदान करने का ही तो क्या करता है, काम करता है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंस हो जाएगा, फिर इसको एक बार रीड कर लेना। फिर इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना कौन सा, बिहेवियर। क्या आता है, बिहेवियर। बिहेवियर टॉपिक में देखो, बिहेवियर टॉपिक में अपन पढ़ते हैं जो शारीरिक और जो भावनात्मक जो बिहेवियर होते हैं मनुष्य के, उनका इसमें क्या किया जाता है, बिहेवियर के टॉपिक में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। मतलब व्यक्ति की, कोई भी व्यक्ति है उसकी शारीरिक मान लो और भावनात्मक जो भी प्रतिक्रियाएं होती है उनका अध्ययन सामूहिक रूप से किसमें करते हैं, बिहेवियर में करते हैं। किसमें करते हैं, बिहेवियर में करते हैं। और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए ब्लूम का वर्गीकरण दिया गया है अलग अलग प्रकार से। पहला कौन सा है, संज्ञात्मक डोमेन। कौन सा आता है, संज्ञात्मक डोमेन। इसमें किसका करते हैं, इसमें ज्ञान, समझ और आवेदन और विश्लेषण और मूल्यांकन, इनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। इनका वर्णन आगे भी इसमें दे रखा है। फिर इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर, भावनात्मक दृष्टिकोण। कौन सा आता है, भावनात्मक दृष्टिकोण। एक तो प्राप्त करना, एक जवाब और महत्व। मतलब एक चीज के मूल्य को देकर अगर उसको स्वीकार करते हैं तो उसका क्या होता है, महत्व और जवाब। मतलब ये तीनों चीजें अपन किसमें करते हैं, भावनात्मक दृष्टिकोण में। पहला किसमें अध्ययन किया अपन ने, डोमेन में क्या किया, इसका अध्ययन किया। दूसरा अपन ने किया भावनात्मक दृष्टिकोण से। तीसरा किसमें आता है, मनोचिकित्सा के रूप में इसका अध्ययन। जैसे कोई भी प्रतिक्रिया वगैरह होती है उनका अध्ययन करते हैं, तो वो भी क्या आता है, बिहेवियर की स्टडी। अब इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे है अपना पर्सनालिटी। पर्सनालिटी अलग अलग प्रकार की होती है, मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। पर्सनालिटी कितने प्रकार की होती है, मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। अब देखो कि पर्सनालिटी होती क्या है, पर्सनालिटी होती क्या है, व्यक्तित्व अथवा व्यक्तिगत विशेषताओं और व्यवहारों के उनके कुल व्यवहारों के उन तरीकों का कुल विन्यास है जो अपने परिवेश में किसी के समायोजन को क्या देता है, आकार देता है। तो इसे क्या बोलते हैं, पर्सनालिटी या व्यक्तित्व बोलते हैं। अब इसके बाद में देखो ये 3 टाइप का मुख्यतः होता है। पहला आता है बहिर्मुखी। कौन सा आता है, बहिर्मुखी। पहला कौन सा आता है, बहिर्मुखी। और इसके बाद में देखो बहिर्मुखी क्या होता है, बहिर्मुखी प्रकार का पर्सनालिटी क्या होती है। साथियों इस प्रकार के जैसे नहीं होते क्या, कोई बोलता है मैं तो इंट्रोवर्ट प्रकार का हूं, एक होता है एक्सट्रोवर्ट, मैं तो एक्सट्रोवर्ट प्रकार का हूं, मैं इंट्रोवर्ट प्रकार का हूं। ये क्या होते हैं साथियों, ये लोग चिंताओं से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं। चिंताओं से क्या होते हैं, मुक्त होते हैं, किसी प्रकार की चिंता नहीं लेते हैं, शर्मिंदगी का गुण मौजूद नहीं होता। एक्सट्रोवर्ट का मतलब तो यही होता है किसी प्रकार की, मतलब बाहर से खुले रहते हैं, आराम से मस्त रहते हैं, और शर्मिंदगी वगैरह इनमें नहीं रहती है, चिंता वगैरह ये ज़्यादा नहीं करते हैं, और ये लिखने से ज़्यादा बोलने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। लिखने से ज़्यादा बोलने में क्या करते हैं, ज़्यादा विश्वास रखते हैं। और भी बहुत सारी इसमें विशेषताएं हैं जिनको रीड कर लेना। और इसके बाद में आता है इंट्रोवर्ट। कौन सा आता है, इंट्रोवर्ट। ये लोग इंट्रोवर्ट क्या होते हैं, बोलने में कम विश्वास रखते हैं, खेलों में भी ज़्यादा रुचि नहीं रखते हैं, शर्मिंदगी इनमें होती है, मतलब इनमें शर्मिंदगी रहती है, और ये चिंता मुक्त नहीं रहते हैं, मतलब इनके अंदर कुछ ना कुछ चलता रहता है। और ये लिखने के बजाय बोलने के बजाय लिखने में क्या करते हैं, विश्वास रखते हैं, और ये किताबों को पढ़ने में क्या होते हैं, शौकीन होते हैं। तो ये कौन से हो गए, इंट्रोवर्ट।
फिर आता है एम्बिवर्ट, कौन सा आता है एम्बिवर्ट या उभयमुखी, कौन से आते हैं एम्बिवर्ट या उभयमुखी, जिसमें कौन सा आता है एक्सट्रोवर्ट भी आएगा और इंट्रोवर्ट, दोनों के मिक्स के लक्षण हो तो वो कौन सा आता है एम्बिवर्ट। अब देखो इसको प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से होते हैं कि पर्सनालिटी को कौन कौन प्रभावित कर सकता है, रहने का स्थान, भौतिक संसाधन और भोजन, जल, जलवायु, ये क्या कर सकते हैं इसको प्रभावित कर सकते हैं। अब इसके बाद में देखो इसका महत्व आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है मोटिवेशन। क्या आता है मोटिवेशन। मोटिवेशन आप सभी को पता होगा साथियों कि मोटिवेशन क्या होता है। मोटिवेशन कोई भी काम को करने की कोई क्या होती है उत्तेजना जिसके द्वारा प्रोवाइड करी हुई जाती है, उसी को क्या बोलते हैं मोटिवेशन। सबसे पहले देखो प्रेरणा क्या है, एक जागरूक और उद्देश्यपूर्ण कार्यवाही की शुरुआत की क्या है प्रक्रिया है। प्रेरणा लक्ष्य की मांग या लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की गतिविधि की क्या है प्रक्रिया है। अब प्रेरणा आप मोटिवेशन वही है जो आप समझ रहे हो। मोटिवेशन क्या होता है, जैसे किसी भी काम को करने की कोई उत्तेजना कोई प्रोवाइड करवाए, मतलब मोटिवेशन देना कहलाता है। मोटिवेशन का मतलब होता है प्रेरणा। अब इसको प्रभावित कौन कौन कर सकता है, पर्यावरण की स्थिति, आंतरिक आग्रह है और प्रोत्साहन पुरस्कार, इसको क्या कर सकता है प्रभावित। जैसे कोई प्रोत्साहन के लिए उसको क्या दे पुरस्कार दे तो वो उससे क्या होगा, उसको उत्तेजना बढ़ेगी, उस काम के प्रति क्या होगी उसको मोटिवेशन मिलेगा, प्रेरणा मिलेगी। अब इसके बाद में है अपने सिद्धांत है प्रेरणा के, मोटिवेशन के सिद्धांत जो कि आपको पूछे भी जाते हैं। पहला आता है मेस्लो का सिद्धांत। कौन सा आता है मेस्लो का सिद्धांत। मेस्लो का सिद्धांत कहता है कि जो इंसान होता है, इंसान को मोटिवेशन कब मिलता है, प्रेरणा कब मिलती है। पहली चीज तो फिजियोलॉजिकल नीड्स, मतलब शारीरिक जरूरतें, उसको शरीर से रिलेटेड खाने में, पीने में, रहने में, पहनने में, अगर इनकी जरूरत होती है। जैसे मान लो मैं हूं, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है, अब मेरे को खाने के लिए क्या होगी, खाने के लिए शारीरिक जरूरत बढ़ेगी। अब उसके लिए मेरे को क्या मिलेगा मोटिवेशन, क्योंकि अंदर से भूख लग रही है और काम करने की क्या मिलेगी प्रेरणा की, काम करूंगा तब मेरे को क्या मिलेगा खाने को मिलेगा। तो एक मोटिवेशन, तो मेस्लो का सिद्धांत ये कहता है पहली शारीरिक जरूरतें के लिए क्या मिलता है ऑटोमेटिक मोटिवेशन मिलता है। फिर आती है कि शारीरिक मतलब खाने के लिए तो अपने को मिल गया, पर इसके बाद में सेफ्टी नीड्स, जैसे खतरे से सुरक्षा, कोई भी खतरा आए, जैसे मान लो आगे के लिए कोई भी अपन, जैसे आगे के लिए अपन क्या करते हैं स्टोर करते हैं, जैसे मान लो सेविंग करते हैं। कैसे, जैसे मान लो आगे कोई खतरा आए उससे बचने के लिए अपन पहले ही क्या करते हैं सेविंग करते हैं। तो ये क्या आता है सेफ्टी नीड्स आती है। कौन सी आती है सेफ्टी नीड्स। और फिर आती है सोशल नीड्स। सोशल नीड्स कौन सी आती है, जैसे कोई भी मान लो समाज से रिलेटेड अपने को काम करना है, जैसे फ्रेंड्स के साथ में पार्टी करनी और जो भी काम करना है उसके लिए अपने को क्या मिलता है मोटिवेशन मिलता है, तो वो सोशल नीड्स आ जाती है। फिर आती है एस्टीम नीड्स, मतलब चौथी ऑर्डर की ज़रूरत है, व्यक्ति को समाज में दूसरों से प्रशंसा और मान्यता प्राप्त करने की पसंद है। जैसे शक्ति की स्थिति, जैसे ये तो बहुत ज़्यादा पैसों वाला है तो इनको कौन से बोलते हैं एस्टीम नीड्स। फिर आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, मतलब आत्म वास्तविकरण की जरूरतें, मतलब आत्म वास्तविकरण की जो जरूरतें होती है, ये 5 प्रकार की जो जरूरतें होती है, ये कौन सा किसने दिया था ये सिद्धांत, 5 जरूरतों का सिद्धांत ये दिया था मेस्लो ने। किसने दिया था मेस्लो ने, कि इन 5 जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रेरणा मिलती है। क्या मिलती है प्रेरणा या मोटिवेशन मिलता है। तो ये प्रेरणा का महत्व आ जाएगा। फिर इसके बाद में चलते हैं आगे की ओर। आगे अपना टॉपिक है इंटेलिजेंसी या बुद्धि। कौन सी आती है इंटेलिजेंसी या बुद्धि क्या होती है। सबसे पहले देखो इंटेलिजेंसी क्या होती है, बुद्धि क्या होती है। पिछले अनुभवों के आधार पर वर्तमान परिस्थितियों को अच्छा और लाभदायक बनाने की क्षमता में जो क्षमता को क्या कहते हैं बुद्धि कहते हैं। मतलब पिछले जो भी अनुभव थे उनके आधार पर वर्तमान परिस्थितियों को अच्छा और लाभदायक बनाने की क्षमता ही क्या कहलाती है बुद्धि या इंटेलिजेंसी कहलाती है। अब इसमें बुद्धि के अलग अलग प्रकार है। पहला प्रकार आता है सार इंटेलिजेंसी या
संज्ञात्मक क्षमता। कौन सी आती है? सार का मतलब है जो कि भौतिक रूप से क्या नहीं है, विद्यमान नहीं है। क्या नहीं है? भौतिक रूप से विद्यमान नहीं है। यह एक तरह की मौखिक और गणितीय प्रतीकों को समझने के लिए ही क्या होती है, बुद्धि उपस्थित होती है। तो इस प्रकार की को क्या कहते हैं, सार इंटेलिजेंस या संज्ञात्मक, मतलब मौखिक और गणितीय होती है, प्रतीकों को ही क्या करती है, समझने में सहायक होती है, सार इंटेलिजेंस कहलाती है। फिर आती है ठोस बुद्धि या यांत्रिक बुद्धि या चालक क्षमता। मतलब कंक्रीट का मतलब वह जो भौतिक रूप से विद्यमान होती है, ये क्या होती है, भौतिक रूप से क्या होती है, विद्यमान होती है, जिसे ठोस बुद्धि कहते हैं। फिर आती है सामाजिक बुद्धि या सामाजिक क्षमता। यह व्यक्तियों को समझने, व्यक्तियों का जो व्यवहार होता है उनको समझने की क्या होती है, क्षमता होती है, समझने की बुद्धि होती है, जिसको सामाजिक बुद्धि के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद में देखो नेक्स्ट है बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक। बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा आ जाएगा? पहला आ जाएगा आनुवंशिकता और पर्यावरण, फिर आ जाएगा कौन सा, उम्र, और फिर स्वास्थ्य और शारीरिक विकास, फिर जाति, लिंग और सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ क्या करती है, बुद्धि को प्रभावित करती है। फिर देखो साथियों, अब मैं एक बार आपको वापस से बता देता हूं, जैसा कि मैंने कहा था साथियों, क्योंकि अपने को अब पहले सेमेस्टर में जिनके पेपर अच्छे नहीं जा रहे हैं और जिनके अच्छे जा रहे हैं, तो उनको सेकंड सेमेस्टर में भी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अच्छे से पढ़ने के लिए टीचर्स वगैरह है नहीं, समझ में नहीं आती है, तो आप सभी के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना। अभी ऐप की लिंक मिल जाएगी, ऐप को डाउनलोड कर लेना, और वहाँ पर आपको ऐप में सारी क्लासेस टॉपिक वाइज बढ़िया तरीके से, और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी, चाहे वो एवो करो चाहे डबल एवो करो, सारी इंफॉर्मेशन मैंने दे रखी है एक वीडियो में, यूट्यूब पर मिल जाएगी, उसके थ्रू और इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर लेना। अगर फिर भी कोई इश्यू रहता है 8690596638 इन नंबरों पर कॉल या मैसेज कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन आपको अवेलेबल हो जाएगी। फिर इसके बाद में देखो नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना लर्निंग। क्या होता है? लर्निंग। देखो लर्निंग का मतलब होता है सीखना, किसी भी वस्तु के बारे में क्या करना, सीखना। अधिगम या सीखना इसको हिंदी में बोलते हैं। अधिगम क्या है? एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। क्या है? सार्वभौमिक प्रक्रिया है, जिसमें व्यक्ति हर समय कुछ नया ज्ञान ग्रहण करता चला जाता है। मतलब हर समय कुछ ना कुछ सीखता चला जाता है, नया ज्ञान ग्रहण करता चला जाता है। फिर इसके बाद में देखो नेक्स्ट है अधिगम या जो अपनी लर्निंग है इसको प्रभावित करने वाले कारक। पहला आ जाता है वातावरण, फिर दूसरा आ जाता है शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, फिर तीसरा आ जाता है कौन सा, विषय वस्तु की प्रकृति, फिर आ जाता है बालक के अधिगम में रुचि, और फिर आ जाता है अधिगम की विधियाँ, फिर आ जाता है आयु वर्ग। अब देखो सीखने की स्थिति क्या होती है, और इसके कंपोनेंट भी पूछ ले तो यही चीज आ जाएगी। पहला देखो, पहला कौन सा आ जाता है? प्रशिक्षक, मतलब जो सिखाने वाला है वो आ जाएगा। फिर विषय वस्तु, क्या सिखा रहा है। फिर शारीरिक सुविधाएं, फिर आ जाता है शिक्षण सामग्री और उपकरण कि किसके माध्यम से वो सिखा रहा है, तो ये कंपोनेंट भी आ जाएगा। और ये चार्ट जरूर बना कर आना अगर लर्निंग की आपको डेफिनेशन भी पूछे या कंपोनेंट पूछे तो। फिर इसके बाद में लर्निंग के अलग अलग क्या है, सिद्धांत है, और इनकी एक बार क्या कर लेना साथियों, रीडिंग लगा लेना। कौन कौन सा सिद्धांत है? एसोसिएशन का सिद्धांत, फिर स्पष्टता का सिद्धांत, फिर स्वयं गतिविधि का सिद्धांत। साथियों ये थोड़ी सी तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं आपको पूरा सही ढंग से, वैसे क्लास भी लंबी हो जाती और आपके लिए भी रहता है कि पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है, तो इसलिए आपको मैं ऊपर से एक बार बता देता हूं। और इसके बाद में अब तो शायद ये सेकंड लास्ट एग्जाम है आपकी, इसके बाद में जो ह्यूमन वैल्यू है वो उस कोर्स में उसकी क्लासें भी अवेलेबल है, नोट्स भी अवेलेबल है, और नेक्स्ट सेमेस्टर की तैयारी स्टार्ट कर देना इसके जस्ट बाद में साथियों। देखो अब चलते हैं आगे की ओर। आगे है संवेग, इमोशन और कॉन्फ्लिक्ट और इंटेलिजेंस। साथियों इनकी ओनली आपको डेफिनेशन पूछी जाती है, तो डेफिनेशन आप यहाँ से देख लेना, डेफिनेशन यहाँ से इनकी देख लेना। और इसके बाद में अपना जो एक्सटेंशन की जो सभी टॉपिक थे, टोटल कितने थे, 18 टॉपिक थे, जो कि आपने ऊपर से देखे भी, और इसकी PDF वगैरह वहाँ पर मिल ही जाएगी ऐप में। और इसके अलावा साथियों
अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत साथियों।